अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को खनिज मिश्रण खिलाएं, अधिक दूध उत्पादन पाएं। गेंदा की फसल में लगने वाले कीट रोगों की रोकथाम के उपाय। अपने राज्य में लगभग सभी किसान गाय भैंसों का पालन करते हैं और पशुपालन करके अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन इन पशुओं से अधिक दूध उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के साथ साथ मिनरल मिश्रण भी खिलाना जरूरी है ताकि पशुओं में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो किस प्रकार से खिलाएं पशुओं को खनिज मिश्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांगरणा के पशु विशेषज्ञ LN वर्मा। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं में जो आहार का खर्चा आता है वो 70% से भी ज़्यादा आता है। उसके साथ साथ अगर उनको खनिज तत्वों की मात्रा 2 से 3% तक देते हैं तो दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और काफ़ी सारी बीमारियों में कमी आती है। खनिज तत्वों की पूर्ति खनिज पूरक के रूप में नहीं की जाती है तो इन खनिज तत्वों की कमी पशु की उर्वरता बिगाड़ देती है, जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, दूध उत्पादन कम होता है। किसान भाइयों, पशुपालक अपने पशुओं को संतुलित आहार तो खिलाते ही हैं, लेकिन इनके आहार में मिनरल मिश्रण पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। ऐसे में पशुओं में जाने अनजाने में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो पशुओं में आने वाली समस्याओं को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप पशु आहार में मिनरल मिश्रण का समावेश करें ताकि होने वाली हानि से बचा जा सके। पशु शरीर में भार के अनुसार 3 से 4% तक खनिज तत्व पाए जाते हैं। खनिज तत्व हड्डियों तथा दांतों के मुख्य अवयव के रूप में कंकाल को मजबूती प्रदान करते हैं। ये शरीर में कहीं कार्बनिक, यौगिक, प्रोटीन और वसा के अवयव होते हैं। एंजाइमों की क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालक भाइयों, कैल्शियम और खनिज तत्वों की कमी की वजह से पशुओं में हड्डियों का विकास कम होता है और ये हड्डियों और दांतों का मुख्य हिस्सा होते हैं। पशु शरीर में इसकी कमी होने से बच्चेदानी का संकुचन कम होता है, जिससे कि बच्चा पैदा होते समय परेशानी होती है। भोजन में कैल्शियम की कम मात्रा होने से बछड़ों की बढ़वार और विकास धीमा होता है। गाभिन पशु में कैल्शियम की आवश्यकता भ्रूण पशु के विकास के कारण और बढ़ जाती है। पशु के बच्चा देने के बाद रक्त से काफ़ी मात्रा में कैल्शियम दूध के द्वारा निकल जाता है, खीस में निकल जाता है। रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर गाय भैंस कमज़ोर हो जाती है, उसमें उठने की शक्ति नहीं रहती है और दुग्ध ज्वर की बीमारी हो जाती है। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं। ज़्यादातर ये रोग
बच्चा देने के 72 घंटे के भीतर होता है। मिल्क फीवर रोग में पशु खड़ा नहीं हो पाता है, वो एक जगह पीछे की तरफ मुंह करके बैठ जाता है। ये समस्या अधिक दूध देने वाले पशुओं में आती है, इसलिए पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि आप पशु आहार में कैल्शियम की पूर्ति करते रहें। फास्फोरस भी हड्डी का एक मुख्य हिस्सा होता है, साथ साथ शरीर की उपापचय क्रियाओं में योगदान देता है। इसकी कमी से ऊर्जा के उपयोग में कमी हो जाती है, पशु की प्रजनन क्षमता घट जाती है, परिपक्वता देर से आती है और जिससे कि पाइका नामक बीमारी होती है, जिससे पशु कपड़े, हड्डी, जूते, बाल, प्लास्टिक की थैलियाँ आदि खाने लग जाती है और पशु बिल्कुल कमज़ोर और दूध उत्पादन कम हो जाता है। सोडियम और क्लोरीन की पूर्ति साधारण नमक देकर पशु को की जा सकती है। आयोडीन की कमी की वजह से पशु में गलगंड नामक रोग हो जाता है और थायराइड ग्रंथि की अति वृद्धि हो जाती है। पशुपालक भाइयों, एक 400 किलोग्राम की गाय और भैंस है जो उसके लिए शरीर के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 18 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, 14 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 8 से 10 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। और प्रति किलो दूध उत्पादन के लिए 2.8 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, 2 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 1.5 से 2 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। जैसे 5 लीटर दूध देने वाली गाय और भैंस के लिए 32 ग्राम खनिज लवण की आवश्यकता होती है और 24 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 15 से 18 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। ये दूध उत्पादन के लिए होती है। पशुपालक भाइयों, आप अपने पशुओं को इन विभिन्न खनिज तत्वों को पशु आहार में मिलाकर खिलाएं। ये खनिज तत्व आसानी से मिल जाते हैं और इन खनिज मिश्रण को पशुओं को खिलाकर पशुओं में होने वाली इनकी कमी को तो दूर कर ही सकते हैं, साथ ही इनकी पूर्ति करके आप अधिक दूध उत्पादन भी ले सकते हैं। पशुपालक भाइयों, खनिज लवण आसानी से बाजार में भी उपलब्ध होता है, जिससे कि दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बांझपन में सुधार होगा। अगर पशु में साइलेंट हीट है तो भी उसमें सुधार होगा और पशु गर्भित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रति पशु 50 से 60 ग्राम रोजाना का खनिज लवण देकर दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दूध उत्पादन में भी कम से कम 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। और आप छोटे बछड़ों में 3 महीने से 6 महीने या 6 महीने से 12 महीने के बछड़े बछड़ियों को भी आप नमक और खनिज लवण की 15 से 20 ग्राम की मात्रा देंगे तो जल्दी पशु गर्भित होगा और जो बच्चा पैदा होगा वो भी स्वस्थ पैदा होगा। पशुपालक भाइयों, आहार में आप घर पर भी बांट बना सकते हैं, तो बांट में भी आप 2 से 2.5% तक खनिज लवण मिक्स कर सकते हैं और 1% तक नमक मिक्स कर सकते हैं। अगर आप 100 किलोग्राम बांट बनाते हैं तो 2 किलोग्राम मिनरल मिक्सर उसमें पहले ही ऐड कर दे और 1 किलोग्राम आप नमक ऐड कर दे। तो इस प्रकार से अगर आप अपने पशुहार में नमक और खनिज लवण मिलाकर आप देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पशु का दूध उत्पादन बढ़ाएंगे। प्रतिवर्ष आपको एक बछड़ा बछड़ी प्राप्त होगी, बांझपन की समस्या से निजात पाएंगे और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाल ही में तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक तस्कर की मौत, एक फरार की तलाश जारी। चित्तौड़गढ़ के बेंगो विधायक राजेंद्र सिंह भिदोड़ी अपने बयानों और हरकतों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में भिदोड़ी का एक ग्रामीण को पगड़ी को लात मारने का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। थरथल के ग्वालिता गांव ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूं। प्रदेश
के जिन किसान भाइयों ने गेंदा की खेती की है, उनकी फसल में इस समय कुछ कीटों और रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यदि किसान भाई इसका समय रहते नियंत्रण नहीं करेंगे तो फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए किसान भाई गेंदा की फसल में लगने वाले रोग कीटों को कैसे पहचाने और इनके नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जेसी गुप्ता। फूलों की फसल में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। गेंदे के फूल और पत्तियों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए गेंदे के पौधों में रोग और कीटों का प्रकोप अन्य फूलों की तुलना में कम होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रोग और कीट हैं जिससे गेंदे के पौधे प्रभावित हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड एसिड है, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहां पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं और जो पौधे हैं, कोमल भाग हैं, फूल निकल रहा है या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ कभी कभी तो काफ़ी संख्या में पौधे के ऊपर प्रकोपित होती हैं और पौधे को नष्ट कर देती हैं। हमारे जो पौधे हैं उनको जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूल की साइज है या फूल का आकार है वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट करके एक दवा आती है, ओमाइट नाम की दवा। यह दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये जो लाल मकड़ी है इससे आपकी जो फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार गेंदे की जो फसल है उसमें एक इल्ली आती है जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती है और खाने के बाद में आगे बढ़ जाती है। जब फूल खिलते हैं उनकी कलियाँ निकलती हैं, उनको भी ये खाती है। इस तरह से खा करके नुकसान पहुँचाती है। अगर इस तरह की जो इल्ली आ रही है और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुँचा रही है तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपकी जो है गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, गेंदा की फसल को रोगों के प्रकोप से अधिक नुकसान होता है। इसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। फूलों के उत्पादन में भारी गिरावट से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप रोगों की पहचान करके नियंत्रण करें। इसमें प्रमुख रूप से एक रोग आता है जिसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिलाशिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है। तो गेंदे में अगर चूर्णिलाशिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के
लक्षण दिखाई देते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें। यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है, इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, झगड़ा हुआ और 6 से ज्यादा लोग हो गए घायल। चित्तौड़गढ़ के किशनपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पुरुष की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में ईडी की रेड पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, ताबड़तोड़ रेड जारी है। जयपुर, नागौर सहित कई शहरों में ईडी का छापा। मोजमाबाद के हाईवे स्थित सावरदा कट के पास अल सुबह सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन सवारी घायल हो गए। झुंझुनू में चूरू बाईपास पर एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे जिन किसान भाइयों ने कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसल लगाई है, उनमें इस समय कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनकी वजह से फसलें खराब हो रही हैं। इसलिए आप इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक यादव। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में अच्छे उत्पादन के लिए हमें कीटों की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कीटों में जो मुख्य जो कीट है उसमें जैसे रस चूसक कीटों में खासकर जैसे माऊ है, ये जो है कई बार देखने को मिलता है। फसल में कई तरह के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं और फलों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। तो इन रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में प्रति एकड़ 8 से 10 नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। साथ ही 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप क्षति स्तर से अधिक है तो आप इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक जो है लाल कीड़ा जो है बहुत जो है देखने को मिलता है और ये फूल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो प्रबंधन है, कई बार जो है हम फसल पे ऊपर जहाँ लाल कीड़ा दिखता है वहाँ पर हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो अगर हमें उसके वास्तविक जो है स्वरूप का मालूम नहीं है, उसकी जो नेचर ऑफ डैमेज अगर हम नहीं मालूम है, तब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो लाल कीड़ा जो होता है उसकी जो मादा होती है, जहाँ हमारे जो पौधा हमने लगाया हुआ है, जहाँ बीज लगाया हुआ है, जहाँ पर जड़ें हैं, उसके पास में मिट्टी में उसकी मादा जो है वहाँ पर अंडे देती है और वहाँ से जो है वो अंडों से धीरे धीरे उससे जो निम्फ हैं वो बाहर आते जाते हैं और बेल पर चढ़कर जो है आगे फूलों को जो नुकसान पहुँचाते हैं, फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। और हम प्रयास करते हैं ऊपर जाकर उसको कंट्रोल करने का। तो ऊपर जितने संपर्क में आते हैं वो उससे जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे जो उसकी जो तादाद है, वो जो नीचे से जो अंडे से जो निकलने वाले जो कीट हैं वो निरंतर निकलते रहते हैं। तो हमें मुख्य जो प्रबंधन करना है वो हमें नीचे करना है, जहाँ हमारी जो फसल जहाँ लगी हुई है, जहाँ पर जो हमारी बेल लगी हुई है, जड़ों के पास हम जो है हम वहाँ पर ड्रेंचिंग करें। खासकर क्लोरोपाइरीफास 20 EC आता है, उसको हम अगर वहाँ जड़ों के पास में उससे अगर ड्रेंचिंग कर देते हैं
तो क्या होता है कि उसमें जो अंडे अवस्था में और जो निम्फ जो निकल रहे हैं वो वहाँ पर ही जो नष्ट हो जाते हैं और लाल कीड़े का बहुत अच्छे से उससे प्रबंधन हो सकता है। किसान भाइयों, फसल में फ्रूट बोरर की समस्या फल मक्खी कीट के कारण होती है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में 10 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से मेथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान दें और खासकर जो है हम समन्वित जो है कीट प्रबंधन तकनीकी को अपनाएं। केवल रासायनिक कीटनाशकों के ऊपर निर्भर न रहें, दूसरी जो चीज़ें हैं उनका जो है हम उसमें उपयोग करें। जैविक कीटनाशियों का उपयोग करना है, इन सारी चीज़ों को हम उपयोग करें तो देखेंगे कि आप जो है हमारी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और जो हमारा जो आर्थिक नुकसान है वो भी कम होगा और हमारी लागत भी उससे कम हो जाएगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोकुलपुरा जिला कोटा के प्रभात सिंह ने। आपने सजावटी पौधे तैयार करने के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो हम बात करें व्यवसाय की, तो नर्सरी को हम जैसे पौधे तैयार करके बेचने के लिए जो एक स्थान पे पौधे तैयार करके बेचते हैं उसको नर्सरी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनके भी हम सीडलिंग को मार्केट में बेच सकते हैं डायरेक्ट सीडलिंग तैयार करके। इसके लिए हमको पता करना होगा पहले, जैसे कोई भी युवा अगर व्यवसाय करना चाहता है, नर्सरी का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन कर सके और नर्सरी से पौधे तैयार करके मार्केट में बेच सके। आज खेती से जुड़े कई कार्य हैं जिन्हें करके अच्छी आमदनी किसान ले रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही प्लानिंग जरूरी होती है। उसी तरह फल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए सही जगह, तकनीकी जानकारी और तैयार पौधों को बेचने की सही व्यवस्था होने के बाद ही शुरू करें। तो नर्सरी व्यवसाय के लिए आप एक छोटा सा एरिया जो हो आपके पास, उसमें मदर ब्लॉक तैयार कर लें। मदर ब्लॉक जिस स्पीसीज का आपको तैयार करना है, जैसे फल का करना है, वो जिस भी फल का तैयार करना है उसका एक मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं उसका मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप उससे आप कटिंग या प्रवर्धन लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रह सकते हैं। उसके अलावा आप एक छोटा सा जो नेट शेड नेट हाउस है या पॉली हाउस बना लें उसी नर्सरी के अंदर। जो पौधे ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकते उनको उसके अंदर उगा सकते हैं और जो डायरेक्ट धूप में उगा सकते हैं उनको आप डायरेक्ट नर्सरी बनाकर या ट्रेंच बनाकर उनको तैयार कर सकते हैं। अब ये तैयार करने की विधि कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मीडिया तैयार करना होता है। जैसे आपका FIM है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, मिट्टी है या गार्डन सॉइल होती है, उससे तैयार करके आप जैसे भी कोई प्लांट कटिंग करते हैं तो कटिंग उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसमें जैसे पॉली बैग्स हैं उसमें लगा सकते हैं या प्रो ट्रेज हैं उसमें लगा सकते हैं या मिट्टी के गमले उससे तैयार कर सकते हैं या रेज बेड में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद उसका जब जैसे कटिंग का स्प्राउटिंग हो जाए या बीज का है जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद आप उसको पॉलीथीन, छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें जनरली जो मदर ब्लॉक बनाकर हम अपने स्थान पे, जैसे शुरू में हम कोई पौधा कहीं बाहर से ले आए और उसको मदर प्लांट की तरह में लगा दिया और उसी से फिर कटिंग वाला है तो कटिंग के थ्रू या बीज वाला है तो बीज के थ्रू हम पौधे तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है बाहर से पौधे आते हैं, तो ये हम यहीं पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नर्सरी व्यवसाय में जाना होगा। जैसे कि किसी पौधे में बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, किसी में कटिंग द्वारा होता है। डिफरेंट टाइप्स के पौधों में डिफरेंट टाइप्स के प्रोपोगेशन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका गुलाब, क्राइसेंथेमम, हिबिस्कस, आपका जैस्मीन, ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ज़्यादातर मार्केट में डिमांड रहती है। फाइकस है,
और उसके बाद बोगनविलिया है, कोलियस है, कैलेडियम है, ऐसे ऑर्नामेंटल मनी प्लांट्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। और कंटिन्यूस आपका आजकल जो देख रहे हैं कि पौधों का डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। ऑर्नामेंटल जो आपका एयर प्यूरीफायर, जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं, उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ख़ासकर कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो इसके लिए हम कुछ प्लांट्स हैं जिनको एयर प्यूरीफायर के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे कि आपका एरेका पाम है, आपका उसके बाद में सेंसवेरिया है और पीस लिली है, लैंगोस्टोमिया है। ऐसे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम डिमांड प्रतिदिन बड़ी, रेपिस पाम है, तो इनकी हम नर्सरी करके मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा और आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सीजनल्स को छोड़ के ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो हम कटिंग द्वारा तैयार कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की कटिंग्स होती है, जो कुछ होती है जो स्टेम कटिंग से होता है, कुछ है जो आपका लीफ कटिंग से होता है, कुछ रूट कटिंग से होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद आप आसानी से उसको कर सकते हैं और वो आप अपना व्यवसाय जैसे जैसे फिर खुद करेंगे तो आप उसमें निरंतर नया नया कुछ कुछ सीखते रहेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। इस कार्य में तकनीकी जानकारी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए पहले से स्थापित किसी नर्सरी से या सरकारी संस्थाओं से ट्रेनिंग जरूर ले लें। इसे शुरू करने के बाद शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है, बाद में यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर जैसे हम कुछ बात करते हैं आपके कुछ फसल की जो ऑर्नामेंटल उसको कैसे तैयार करते हैं, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है आपका उसमें क्राइसेंथेमम का गुलदाउदी जिसको बोलते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो जैसे ही गुलदाउदी का सीजन होता है, ख़त्म होने होता है, उस टाइम हम उसको प्लांट्स को मदर ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। मदर ब्लॉक मीन्स पुराने जो पौधे हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। उसको हम 3-4 महीने जो गर्मी का समय उसमें बचा के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मदर ब्लॉक है हमारा, इसमें हमने पौधे तैयार कर दिए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कटिंग्स हैं, इसमें हम 6 से 7 सेंटीमीटर का ये टर्मिनल कटिंग को कट कर लेंगे यहाँ से, और जहाँ पे हमने रेज बेड बनाया है या प्रो ट्रे में तैयार करना है तो उसको हम इसका लीफ जो है रिमूव कर देंगे, 2-3 रिमूव नीचे से, और उसको हम उस प्लांट में लगा देंगे, जिसका कि आपका 25 से 30 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो मदर ब्लॉक लगा हुआ है उसमें बहुत सारी आप कटिंग लेकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ये कटिंग लेंगे, फिर से इसमें मदर ब्लॉक में स्प्राउटिंग हुआ, उससे फिर कटिंग लेंगे, इस तरह से आप इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर रूटेड कटिंग बेचते हैं तो 3 से 4 रुपये एक प्लांट का आपको, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर जो तैयार करेंगे वो 3 से 4 रुपये प्रति प्लांट बिक जाएगा। अगर आप उसी को पॉलीथीन में शिफ्ट करने के बाद बेचते हैं 1 महीने बाद, तो आपका वो 20 से 25 रुपये 30 रुपये तक भी आप उससे ले सकते हैं, जो लाखों में अभी इस समय हम तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं रोज की, गुलाब का जो सीजन होता है अक्टूबर के महीने में, जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं उस समय हम कटिंग लेते हैं, तो उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का जो हार्ड है उसका स्टेम है, उससे कटिंग लेंगे। कटिंग लेने के बाद हम उसको रेज बेड में लगा लेते हैं, और उसको जब स्प्राउटिंग हो जाएगा उसके बाद हम उसको पॉलीथीन में शिफ्ट करके उसको भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी डिमांड रहता है, और ये भी आप लाखों की संख्या में उत्पादन करके आराम से बेच सकते हैं, जिसकी डिमांड रहती है। उसके भी डिफरेंट कलर हैं, वो आप कटिंग द्वारा तैयार करके और उसको मार्केट में बेचते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। चाय की थड़ी पर